क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आपके सामने क्या दे रखा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 9 सेंटीमीटर है और एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -18 सेंटीमीटर है। उन्हें एक साथ कंबाइन किया जाता है तो उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होगी? यानी उन दोनों को एक दूसरे में समायोजित किया जाता है तो तुल्य फोकस दूरी निकालनी है। दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का क्वेश्चन है। अगर मैं डायग्राम बना के बताऊं तो उत्तल लेंस है हमारे पास में, ये उत्तल लेंस हो गया। इसकी फोकल लेंथ आपने कह दी f1 और आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। दूसरा आपके पास में कॉनकेव है, अवतल लेंस है, और इसकी फोकल लेंथ जो है f2 कह दी, वो ऑलरेडी आपको इसमें माइनस दे रखी है। अब बच्चा कहता है कि सर इन दोनों को कंबाइन करना है, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनता है 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/f इक्वल्स टू, ये आपके पास में 9 सेंटीमीटर प्लस करके 1/-18 सेंटीमीटर। क्लियर? अगर प्लस में है तो प्लस लिखना है, माइनस में है तो माइनस लिखना है। एलसीएम आपके पास में आ जाएगा 18, ये आ गया इसमें 2 -1, 1/18। तो आप कहोगे F इजिकल्स टू आपके पास में आया 18 सेंटीमीटर। यानी जो नया लेंस बना है उसकी फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है और वो कॉन्वेक्स लेंस है क्योंकि F की वैल्यू पॉजिटिव आई। अब ढूंढ लीजिए, देखिए +18 सेंटीमीटर, -18 भी दे रखा है। क्यों? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। 16वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता यानी मैग्निफिकेशन जो है, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो आप लोगों को पता है कि मैग्निफिकेशन के हमारे पास में खूब सारे फॉर्मूले होते हैं। देखिए, पहला आएगा आपके पास में V/U और ये होगा, इसको O कहते हैं, ऑब्जेक्ट पीस, 1+D/FE, ये हो गया, इक्वल्स टू, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो FO माइनस VO/FO। मैं सारे फॉर्मूले आपके सामने लिख देता हूं, प्लस D/FE। एक फॉर्मूला होता है आपके पास में FO माइनस UO है, यहां वो V के फॉर्म में, ये U की फॉर्म में, 1+D/FE, ये हो गया। ये कब लगता है? जब आपके पास में फाइनल इमेज जो है वो क्लियर बनती है, यानी आपका फाइनल इमेज जो है वो 25 सेंटीमीटर पे बनेगा, यानी एट PE इज इक्वल्स टू -D पे। यानी जब खिलाड़ी आदमी देख रहा है, अनाड़ी आदमी देखता है तो उसको कभी भी इमेज क्लियर दिखाई नहीं देगी। तो करना क्या, बाकी सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे, ये 1 हट जाएगा, D/FE D/FE D/FE, ये होता है। या फिर एक फॉर्मूला और होता है, M इज इक्वल्स टू L इंटू डी डिवाइडेड बाय आपके पास में होता है FO इंटू FE। क्लियर? अभी आपसे कह रहा है कि मैग्निफिकेशन को मैं इंक्रीज कैसे कर सकता हूं। चारों ऑप्शन में देखिए सिर्फ F की बात कर रहा हूं और किसी की बात नहीं कर रहा है। तो देखिए, ये कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पीस इज इंक्रीज्ड। पहले ऑप्शन में कह रहा है FO को बढ़ा दिया जाए, और फिर आपसे कह रहा है कि आई पीस जो है FE, इसको घटा दिया जाए। ठीक है। सेकंड में कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ आई पीस FE जो है उसको अगर मैं बढ़ा दूं, देन द ऑब्जेक्ट पीस इज डिक्रीज्ड। तो ये FO जो है इसको घटा दिया जाए। ठीक है। देन उसके बाद में आपसे कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट पीस एंड आई पीस इंक्रीज। FO भी बढ़ा दे, FE भी इंक्रीज कर दे। लास्ट में कह रहा फोकल लेंथ दोनों की रिड्यूस कर दे, FO घटा दे, FE घटा दे। अब ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, FO और FE दोनों का है नीचे की तरफ लिखे। तो मैं आपसे कहूंगा, अगर मुझे M की वैल्यू इंक्रीज करनी है, सीधा काम करना पड़ेगा, FO को भी कम करना पड़ेगा और FE जो है इसको भी रिड्यूस करना पड़ेगा। यानी दोनों की फोकल लेंथ अगर मैं कम कर देता हूं तो मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास में? टी में दे रखा है कि अभिदृश्यक और अभिनेत्रक दोनों की फोकस दूरी को अगर मैं कम कर देता हूं तो मैग्निफिकेशन जो है आपका वो इंक्रीज हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप कॉन्सेप्ट करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास में हो गया एक अवतल दर्पण, मिरर की बात कर रहा है इसमें, कॉनकेव मिरर। आपको इतना पता है
कि एफ जो होता है वो इसका लेफ्ट साइड में होगा तो माइनस होगा, यू इसमें माइनस होगा और वी भी इसमें क्या होगा, माइनस होगा। डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी एफ की वैल्यू आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, एफ लेफ्ट साइड में होता है तो माइनस कंसिडर करूंगा। सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो यू की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड में होती है माइनस। यहीं से कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हो आप इसमें कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ है। देखिए यू जो है वो 2f पर रखा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2f पर रखा हुआ है। तो आप लोगों को पता है कि अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज भी 2f पर बनेगी। चेक करके दिखा देते हैं आपको इसमें। 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, यानी मिरर फॉर्मूला लेना, लेंस फॉर्मूला नहीं। 1/-20, 1/-40 प्लस 1/v की वैल्यू, इसको शिफ्ट करो लेफ्ट साइड में। 1/v इज इक्वल्स टू -1/20 प्लस 1/40। एलसीएम ले डाले हम इसमें तो 40 आएगा, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1, तो -1/40। एफ वी की वैल्यू जो आएगी आपके पास -40 आएगी। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज भी 2f पर बनेगी। ध्यान से देखिएगा इसको, ये आपसे कह रहा है कि v की वैल्यू कहां है, 2f पर बन रही है, माइनस आ रहा है लेफ्ट साइड में, यानी रियल पार्ट में बन रही है, तो वास्तविक होगी, रियल। और वास्तविक है तो मेरे प्यारे बच्चों कैसी होगी, ये आपके पास में उल्टी बनेगी इमेज, क्योंकि रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टा बनेगा। मैग्निफिकेशन निकालना चाहूं तो v/u करके निकल जाएगा, v भी 2f है और u भी 2f है, कटेगा आपस में, बना जाएगा, यानी समान आकार की बने, समान आकार की, सेम साइज की। अब ऑप्शन ढूंढ लीजिए कौन सा है। आभासी उल्टा गलत, वास्तविक सीधा सही हो सकता है। वास्तविक उल्टा, और अब देखो आभासी उल्टा बोल दिया, वास्तविक सीधा, सीधा प्रतिबिंब कभी वास्तविक नहीं होता। वास्तविक उल्टा और छोटा, छोटा नहीं बन रहा है, वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान आकार का। डी ऑप्शन आपके पास में क्लियर आंसर हुआ 18 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है। ऑलरेडी आपको बता रखा है कि 3 चीजें हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं किसी भी प्लेन मिरर की बात करता हूं, समतल दर्पण, तो मेरे प्यारे बच्चों पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है, इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो अनंत होती है। क्यों? समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में लाइट को इकट्ठा करने का कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। नंबर सेकंड, समतल दर्पण की पावर 0 होगी, क्लियर, ना तो बड़ा कर सकता ना छोटा। और इसकी जो मैग्निफिकेशन होती है वो आपके पास, देखिए इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो सीधे प्रतिबिंब जो है आपके पास में आभासी होंगे। m की वैल्यू जो आएगी आपके पास में क्या आएगी, +1। तो प्लस आपके पास में बता रहा है कि आभासी होगा, सीधा होगा, और 1 बता रहा है समान आकार का होगा, समान आकार का। अब मेरे प्यारे बच्चों m की वैल्यू +1 क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए -1 भी दे रहा कंफ्यूजन के लिए, +1 भी है, तो 19वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु को 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के अक्ष पर रखा गया है। वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा। थोड़ा सा डायग्रामेटिकली फॉर्म में बता दूं आपको मैं, हालांकि कोई आवश्यकता नहीं है, पर डायग्राम से क्या होता है चीजें क्लियर हो जाती है। ये उत्तल लेंस दे रखा है, इसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है f = 25 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स लेंस में f प्लस होता है, पहली चीज। फिर आपसे कह रहा वास्तविक लेंस से प्रतिबिंब जो बन रहा है वो 75 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, बी राइट साइड बनेगा, बी आपके पास आएगा +75 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो आपके पास में है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो बन रहा है उसकी इमेज की हाइट कितनी होगी। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको मैग्निफिकेशन निकालना जरूरी है। एफ और वी दे रखे हैं तो डायरेक्ट आप इसके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बनिस्पत की आप लेंस फॉर्मूला यूज करो। m = f - v/f मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है।
m इज इक्वल्स टू f की वैल्यू 25 है माइनस v की वैल्यू 75 है, सब प्लस में है वैल्यू, अपॉन f की वैल्यू है 25, तो कितना बन जाएगा ये -50/25, कटेगा तो -2 आ गया। माइनस बता रहा है वास्तविक प्रतिबिंब, इसने खुद ने कहा है, 2 बता रहा है कि डबल साइज का बनेगा। अब देखिए m की वैल्यू निकालनी है तो m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो m की वैल्यू हो गई 2 आपके पास में, मुझे वैल्यू निकालनी है, प्लस माइनस में कोई इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। तो हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 1.5 दे रखा, मल्टीप्लाई कर दो, हाइट ऑफ इमेज आपके पास बन जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी 1.5 सेंटीमीटर की वस्तु का प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर बनेगा। क्यों? आवर्धन क्षमता इसकी 2 है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट जो है उसके साइज को डबल करके दिखाएगा। तो आप कहोगे 3 सेंटीमीटर कौन सा है? 20वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है? तालाब की सतह पर एक डिस्क रखी गई है जिसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 है। प्रकाश का एक स्रोत तरल की सतह से 4 मीटर, देखिए यहां पर 4 मीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर होना है, सेंटीमीटर, ठीक है, नीचे रखा गया है। इसकी न्यूनतम त्रिज्या इतनी होगी कि प्रकाश बाहर ना आ सके। यानी इस प्रकार का डायग्राम आपके पास में है, छोटा सा मैं डायग्रामेटिकल रूप में आपको समझा दूं। ये तालाब हो गया, इसमें यहां पर कोई भी एक सोर्स है, और आप लोगों को पता है ये अगर मैं नॉर्मल बनाता हूं अभिलंब, तो जहां टीआईआर होगा उसके बाद में लाइट बाहर नहीं निकलेगी। आप कहोगे ये वाला भाग देखिए, इसके आगे लाइट सतह के पैरेलल हो जाएगी, सतह के पैरेलल हो जाएगी, ये वाला। और यहां जो एंगल बनेगा हमारे पास में तो हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल यहां भी बन गया। ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा बता रखा है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा। ये बन गया क्रिटिकल एंगल, ये भी आपके पास में क्रिटिकल एंगल। ये आपसे कह रहा है इस बल्ब की जो लाइट है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। ये जो आपके पास में जो घेरा बनेगा इसका रेडियस मांग रहा है आपसे, यहां से लेकर यहां तक की आर की वैल्यू पूछ, म्यू दे रखा है इसमें 5/3, और आपसे पूछा है हाइट भी दे रखी है, हाइट गहराई जो है आपके पास कितनी है 4 सेंटीमीटर। रेडियस पूछ रहा है, रेडियस पूछ सकता है, एरिया पूछ सकता है, दो ही वाजिब चीजें हैं। तो आपसे रेडियस पूछा है तो आर का फॉर्मूला आपको पता है h/√1 माइनस ये आ जाएगा आपके पास में μ² -1, क्योंकि म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी है। h आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर में है, 4 ऑप्शन सेंटीमीटर में। म्यू की वैल्यू आपके पास में है 5/3, स्क्वायर करेंगे 25/9 -1, 4 डिवाइडेड बाय, एलसीएम ले डालिए 9 आ जाएगा, 25 में से 9 गए 16 बच गया, 4/16 का 4 हो जाएगा, और ये हो गया 3 कट गया, इसमें पाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी जो डिस्क में रखूंगा उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। कई बार ये व्यास पूछ लेता डायमीटर, 3 का डबल आएगा 6। देखिए 6 भी ऑप्शन में दे रखा है, यहां साफ पूछा इसने कि उसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो रेडियस आपके पास में कितना होना चाहिए 3 सेंटीमीटर। 21वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बहुत सिंपल है। ऑप्टिकल फाइबर जो होती है किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है? टीआईआर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो 22वां क्वेश्चन डायरेक्ट क्लियर करता, थ्योरी में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। 22 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या दे रखा है आपको। यदि किसी सामग्री मतलब कोई मीडियम है का हवा से क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, तो सामग्री का अपवर्तनांक कितना होगा? क्रिटिकल एंगल जो होता है वो टीआईआर में आता है। तो मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझा दूं, ये देखिए आपसे, और इतना आपको पता होना चाहिए कि टीआईआर जो होता है आपके पास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। बच्चा स्नेल्स लॉ लगा के कंफ्यूज हो सकता है, ध्यान से देखिए। मान लो ये मैंने म्यू मान लिया, उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, इसको मैं वायु मान लेता हूं, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो डेंसर से रेयर में आनी चाहिए लाइट, तो यहां पर मैंने एक छोटा सा अभिलंब बना दिया। इसने ये कहा है कि मान लो एक लाइट यहां से आ रही है, यहां से लाइट आ रही है, तो इसका जो क्रिटिकल एंगल है
ये आपके पास में 30 डिग्री अगर है तो लाइट इस सतह के समानांतर चली जाएगी। इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। अब जब इसको मैं यूज करूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं, स्नेल्स लॉ यूज करूं, म्यू1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू2 साइन आर। म्यू1 कितना है? म्यू साइन आई मेरे पास में कितना है? 30 डिग्री। म्यू2 एयर का 1 हो गया और साइन 90 की वैल्यू भी कितनी हो गई? ये बन जाएगा म्यू इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इक्वल्स टू 1। म्यू की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी? टी। तो आप कहोगे उस माध्यम का अपवर्तनांक होगा 2, सी ऑप्शन। आप चाहो तो डायरेक्ट कंडीशन लगा सकते हो। कंडीशन हमारे पास में क्या है? साइन सी इज इक्वल्स टू 1/म्यू। इससे भी आपका आंसर 2 आएगा। इसमें 23 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट 24 क्या दे रखा है? जब किसी खगोलीय दूरबीन यानी टेलीस्कोप के अभिदृश्यक का व्यास, ऑब्जेक्ट पीस जो है, लेंस एफ ओ जो है, इसका डायामीटर जो है, व्यास दोगुना कर दिया जाओ तो इसकी विभेदन सीमा पर क्या असर पड़ेगा? जरा ध्यान से देखिएगा। विभेदन क्षमता अलग होती है, रिजॉल्विंग पावर और विभेदन सीमा, रिजॉल्विंग लिमिट, दो उल्टी होती है आपस में। मैं आपको क्लियर कंसेप्ट बता दूं। देखिए, विभेदन क्षमता जो होती है, क्षमता जिसको आप रिजॉल्विंग पावर कहते हो, ये मेरे प्यारे बच्चों उल्टी होती है हमारे पास में किसकी? विभेदन सीमा की, जिसको आप रिजॉल्विंग लिमिट कहते हो। क्लियर? अब इसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है रिजॉल्विंग पावर का। ये हो जाएगा D/1.22 इंटू होता है लेमडा। आपसे यहां पर रिजॉल्विंग लिमिट पूछी है, क्षमता नहीं पूछी। इसको उल्टा कर देंगे, रिजॉल्विंग लिमिट इक्वल्स टू 1.22 लेमडा अपॉन हो गया डी। अब इस फॉर्मूले पे फोकस करो। दो चीजें चेंज करके आप रिजॉल्विंग लिमिट, विभेदन सीमा चेंज कर सकते हो, लेमडा और डी की वैल्यू। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे इसमें देखिए व्यास जो है उसको मैं डबल कर रहा हूं, लेमडा की बात नहीं कर रहा, डी की बात कर रहा है। अब डी को मैं अगर डबल कर देता हूं तो एक छोटा बच्चा भी बता सकता है कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डी को डबल किया तो रिजॉल्विंग लिमिट जो है इसकी कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। आधी जो है आपके पास में, उसको आंसर क्लियर करना है। 24 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा है और अगर आप चले गए विभेदन क्षमता पे, तो डी समानुपाती है तो क्या होगा? डबल करने पे आपका आंसर ए ऑप्शन हो सकता है, परंतु ध्यान से पढ़ना है सवाल क्या पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन क्या दे रखा है? सामान्य घटना पर हवा से कांच के स्लैब तक आपतित सफेद प्रकाश की एक छोटी तरंग आपतित होती है। स्लैब से गुजरने के बाद सबसे पहले जो रंग निकलेगा बाहर, उभरेगा, वो रंग कौन सा होगा? मैं आपको दो कंसेप्ट से समझाऊंगा, देखिए ध्यान। बच्चा बोले सर हमें कैसे पता चलेगा कि सबसे पहले कौन सी लाइट निकली? तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो है, जिसका विचलन, डेविएशन जो है कम होगा, वो रंग सबसे पहले बाहर निकलेगा, सबसे पहले बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा। अब बच्चा कहे सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसका डेविएशन सबसे पहले होगा? देखिए, विचलन जो है कम होने के लिए क्या चीज चाहिए? डेविएशन अगर मुझे कम करना है तो सीधी सी बात है कि मीडियम जो है वो रेयर मीडियम की तरह काम करना चाहिए, विरल माध्यम की तरह। रुकावट कम होनी चाहिए, म्यू जो है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। और म्यू की वैल्यू कम सबसे इसके लिए होगी जिसका लेमडा सबसे ज्यादा। कौशी का नियम कहता है कि म्यू और लेमडा इनवर्सली पर। आप ऐसे कह सकते हो, जिसका लेमडा सबसे ज्यादा, माध्यम उसके लिए विरल का काम करेगा, रेयर मीडियम, जिसके कारण उसका डेविएशन सबसे कम होगा। तो सबसे ज्यादा लेमडा इन चारों में से किसका दिख रहा? बच्चा कह रेड का सबसे ज्यादा होता है 7800, तो हम कहेंगे रेड कलर जो है वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कॉन्सेप्ट नंबर 2 से सबसे पहले वही कलर बाहर निकलेगा जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे जिसका वेग सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा, सबसे पहले बाहर निकलेगा।
मैं लिख देता हूं, बाहर निकलेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी है? देखिए, आपको पता है कि v इज इक्वल्स टू एन लेमडा एक फॉर्मूला होता है, और मैंने आपको क्लियर बताया कि फ्रीक्वेंसी आवृत्ति वो है कांस्टेंट रहती है। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कांस्टेंट रहेगी। तो आप कह सकते हो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा। वेग सबसे ज्यादा उसी का होगा जिसका लेमडा सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा लेमडा किसका होगा? रेड कलर। दोनों ही कॉन्सेप्ट से एक ही आंसर निकला है। मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट इसलिए बताए, आप चाहो किसी को भी यूज कर सकते। तो देखिए, 25वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में डी ऑप्शन है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन क्या कह रखा है कि 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के दो लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं, और फिर उसके बाद में हम लेंस फॉर्मूला लगा के कहें एक वस्तु को अनंत पर रखा गया है, तो लेंस संयोजन द्वारा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो देखिए, एक लेंस मेरे पास ये हो गया, दूसरा लेंस मेरे पास ये है। इसकी फोकल लेंथ हो गई f1, इसकी फोकल लेंथ हो गई f2। कंबाइन करें इसको, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f इक्वल्स टू f1 की वैल्यू 20 है प्लस की, और f2 की वैल्यू है -40, क्योंकि कॉनकेव दे रखा है। तो 1/f इक्वल्स टू एलसीएम ले लें, 40 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 2 - 1 1/40, यानी f की जो वैल्यू है आपके पास में वो आ गई प्लस में 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे ये कह रखा है कि ऑब्जेक्ट को मैं अगर इनफाइनाइट पे रख दूं तो v की वैल्यू क्या होगी? वैसे तो कंसेप्ट डायरेक्ट है कि ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो इमेज जो है वो f पर बनती है। आंसर तो +40 आ ही गया डायरेक्ट आपके पास में, पर फिर भी कोई बच्चा नहीं समझता है तो उसको कहेंगे u इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट दे रखा है, f इक्वल्स टू +40 सेंटीमीटर है, v निकालना है। तो आप लेंस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/40 1/v 1/- जीरो हो गया, v इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। बनने वाला प्रतिबिंब जो है +40 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो 26 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या दे रखा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता कितनी है? रिजॉल्विंग पावर पूछिए आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो दोस्तों आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बना रखा है कि रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट दो अलग अलग चीजें होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम ऐसे कह सकते हैं कि विभेदन क्षमता जो होती है, जिसको आप रिजॉल्विंग पावर कह सकते हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/ विभेदन सीमा, विभेदन सीमा, जिसको आप कहते हो रिजॉल्विंग लिमिट। अब ध्यान से देखिएगा सवाल क्या पूछा हुआ है, यहां पर रिजॉल्विंग पावर के बारे में पूछिए, यानी रिजॉल्विंग पावर क्षमता चाहिए इसमें। अब देखिए, रिजॉल्विंग लिमिट जो है उसको आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्स से कह सकते हो, dx से कह सकते हो, थीटा से कह सकते हो, d से कह सकते हो। अब आपके चार ऑप्शन के अंदर में या d भी दे रखा है और d थीटा भी दे रखा है। तो देखिए, मैं आपसे कहूं रिजॉल्विंग पावर जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, 1/ रिजॉल्विंग लिमिट। अगर मान लो एक बार मैं d से देखता हूं और एक बार d थीटा से देखता हूं, दोनों से देखते हैं कौन सा फॉर्मूला मैच कर। 1/d हो गया प्रोपोर्शनल, ये वैल्यू आपके पास में जो है ये होती है इसमें 2 μ sin थीटा, अपॉन करके होता है लेमडा। अब कई बार बच्चा कहे कि सर इसमें डी थीटा भी दे रखा तो उसको यूज करें। अगर मान लो मैं डी थीटा को यूज करूं, ये मेरे पास ऐसा होना चाहिए कि रिजॉल्विंग पावर प्रोपोर्शनल 1/d थीटा, ये हो जाएगा 2 μ sin थीटा अपॉन लेमडा। अब इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन मैच करना चाहिए, या तो डी का हो या डी थीटा का। पहले डी को देख लेते हैं। डी जो है वो आपके पास में वैल्यू दे रखी है लेमडा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा, और 1/d दे रखी है। अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर इसको उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा। नहीं, आपसे पूछा क्या इसने, विभेदन शक्ति पूछी है, रिजॉल्विंग पावर पूछी है, जो 1/ रिजॉल्विंग लिमिट होनी चाहिए। तो ये 1/ नहीं है, तो ऊपर लिखी हुई है, इसका मतलब तो रिजॉल्विंग पावर के समानुपाती हो गया। 1/d लिखा हुआ रिजॉल्विंग पावर का उल्टा है,
और ये है 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा, इसको मान सकते हैं। अब डी थीटा की तरफ देखें, डी थीटा यहां दे रखी है वैल्यू, यहां दे रखी है। आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ये रिजॉल्विंग पावर होती है किसकी, टेलीस्कोप की, जबकि सवाल में यहां पर क्या पूछा हुआ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो 27 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में बी ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक सम उत्तल लेंस को चित्र में दर्शाए अनुसार दो हिस्सों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की फोकल लेंथ जो है वो कितनी होगी। अब आप देखिए, अब बच्चों को कई बार पता नहीं चलता कि ऐसे काटा है कि ऐसे काटा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये डायग्राम आपको ऐसे दे रखा है, यूं दे रखा, इसको साफ उसने कहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसको हम कह सकते हैं मुख्य अक्ष। तो इसका मतलब इसके हिसाब से तो काटा नहीं इसने। साथ में देखिए डॉट डॉट करके खड़ीवार में एक लाइन खींची ऐसे, तो इसका मतलब ऐसे काटा है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका एफ फोकल लेंथ एफ है, तो आपसे कहा जाएगा अगर इसको ऐसे काट देता हूं मैं, तो इसकी फोकल लेंथ जो है वो 2f हो जाएगी आपके पास। f की वैल्यू आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है, 2f हो गया आपके पास में 30 सेंटीमीटर। प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, परंतु आपका आंसर आएगा प्लस का। क्यों, कॉन्वेक्स को काटा है तो प्लस में आएगा आंसर। देखिए यहां प्लस में भी दे रखा है और माइनस में भी। अगर कॉनकेव होता तो माइनस में आता, कॉन्वेक्स है तो आपका आंसर जो है वो 28वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन। नेक्स्ट 29, क्या दे रखा है, यदि बैंगनी प्रकाश के स्थान पर एक वर्णीय लाल प्रकाश का उपयोग किया जाए तो उत्तल लेंस की फोकल लंबाई कैसे बदली जा सकती, कम होगी या ज्यादा होगी। तो देखिए ध्यान से, बैंगनी कलर और रेड कलर में फर्क क्या है। तो मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं। ये हो गई आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइट आई आपके पास में ऐसे, ठीक है, ये है व्हाइट लाइट, सफेद प्रकाश है, सफेद प्रकाश, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। अब यहां के बाद लाइटें जो है अलग अलग तरीके से मुड़े, कोई लाइट ऐसे मुड़ सकती है और कोई लाइट ऐसे मुड़ सकती है। यानी जनरली हम क्या यूज करते हैं, हम ये कह सकते हैं एक ही फोकल लेंथ लेते हैं, जबकि सफेद प्रकाश में 7 लैम्डा होते हैं, तो 7 अलग अलग फोकल लेंथ मिलेगी। तो आपसे क्या है, इसकी जगह ये बदल दूं तो क्या होगा। तो पहले हम ये देखेंगे किसकी फोकल लेंथ कम होगी और किसकी ज्यादा है। तो देखो, पहले अगर मैं रेड कलर की बात करूं, रेड का लैम्डा ज्यादा होता है, लैम्डा ज्यादा होगा तो कॉची के नियम से म्यू कम होगा, म्यू कम होगा, इसका मतलब यह हुआ कि म्यू कम होने से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, एक तरह से विरल माध्यम की तरह काम करेगा, रेयर मीडियम की तरह। और विरल माध्यम की तरह काम करेगा, इसका मतलब इसको कम मोड़ेगा, इसका विचलन कम होगा, विचलन कम होगा, विचलन कम होगा। तो देखिए विचलन का मतलब ये होता है डेविएशन, एक ये है और एक ये डेविएशन हो गया। तो जिसका डेविएशन कम हुआ वो लाइट तो ज्यादा दूर जा रही है इसके अंदर में, तो इसकी फोकल लेंथ जो है रेड कलर की वो ज्यादा हो जाएगी। सेम तरीके से वॉयलेट कलर की मैं बात करता हूं, बैंगनी का लैम्डा सबसे कम, लेंस ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाएगा, टेंसर मीडियम की तरह काम करेगा, सघन मीडियम, जिसका मतलब है कि इसका जो विचलन है, इसका जो डेविएशन है वो ज्यादा होगा। ज्यादा डेविएशन देखो इस लाइट का है, तो जल्दी मुड़ेगी, जल्दी मुड़ेगी तो फोकल लेंथ कम होगी, एफ वॉयलेट कम होगी। अब किसको किसकी जगह चेंज कर रहा है, बैंगनी रंग की जगह लाल रंग बदल दे। वॉयलेट का एफ कम था, ये था एफ बी और ये था एफ आर। अब आप खुद देखो, वॉयलेट की जगह मैं रेड कलर कर दूं, वॉयलेट की जगह मैंने क्या किया, वॉयलेट की जगह रेड कलर कर दूं, सीधी सी बात है फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। अब ये बोलता रेड की जगह वॉयलेट कर दो तो उल्टा हो जाता, बैंगनी को हटा के लाल करें तो ज्यादा दूर तक लाइट इकट्ठी होगी, इसका मतलब एफ की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो क्या कह रहा है, लाल बत्ती का उपयोग करने पर फोकल लंबाई बढ़ जाती है, मान सकते हैं। लाल का उपयोग करने पर फोकल लंबाई कम हो जाती, गलत। लाल बत्ती का उपयोग करने पर फोकल लंबाई समान रहती, गलत। डज नॉट डिपेंड ऑन द कलर, डिपेंड करेगा। तो यानी ए ऑप्शन जो है आपके पास करेक्ट आंसर हुआ 29 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा है, एक ग्लास का लेंस पानी में डुबोया जाता है तो लेंस की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 50 बार आपको समझा रखा है दोस्तों कि अगर मैं किसी लेंस को किसी मीडियम में डुबो देता हूं, यानी आपसे यह बताया है कि जैसे एक लेंस है, ये कह रहा है हवा के स्थान पर अब उसे मैं पानी में डुबो दूं,
तो पावर पे क्या असर पड़ेगा? 1/f प्रोपोर्शनल म्यू -1। सीधा सा ध्यान रखना, हवा से अगर आप पानी में ले जा रहे हो लेंस को, तो सीधी सी बात है एफ की वैल्यू बढ़ जाएगी और पावर क्या होगी? कम होगी। हर बार एफ पूछते हैं, इसने डायरेक्ट क्या पूछ लिया? पावर। तो किसी भी लेंस को अगर पानी में डुबोगे तो उसकी पावर रिड्यूस हो जाएगी। पहला कह रहा बढ़ जाएगी, दूसरा कह रहा घट जाएगी। बी ऑप्शन, यानी 30वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है।